हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जहां तक यूपीएससी की तैयारी करने की बात आती है और अगर हम विषयवार बंटवारे की बात करें कि भाई कौन सा विषय आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा विषय विद्यार्थियों को आसान लगता है, मुश्किल लगता है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें एक बात को लेकर एकदम कंसेंसस होता है कि भाई इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। ये एक ऐसा आर्गुमेंट है, एक ऐसा तर्क है जो मैंने विद्यार्थियों के मुंह से आमतौर पे, अगर मैं 100 विद्यार्थियों से बात करूंगा तो 90 मुझे ये जरूर कहेंगे कि हां सर इकोनॉमिक्स टफ है। यहां तक कि ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने अपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो भी ये कहते हैं कि सर दूसरे विषय अपेक्षाकृत सरल हैं, इकोनॉमिक्स बड़ा मुश्किल है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार इकोनॉमिक्स जो है इस विषय में ऐसा क्या है, मतलब ऐसी क्या बात है कि लोगों को यह मुश्किल लगता है और क्या यह पॉसिबल है कि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जो है वो इकोनॉमिक्स को अपना फेवरेट विषय बना ले और ऐसा कर ले कि इकोनॉमिक्स में मैं अगर 100 नहीं तो 90% सवाल तो 90% सवाल तो पक्का करके आऊंगा। ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्या ऐसा संभव है या नहीं, इसके बारे में हम एकदम छोटी सी चर्चा करेंगे, 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है यह 8 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाना है 27,999 रुपए में, आपको इस बैच से जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली फीडबैक दिया जाएगा। प्री और मेंस दोनों की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब देखो यार, इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं एकदम बेसिक चीजें। सबसे पहले तो ये कठिन क्यों लगती है, बहुत ही सिंपल सा मेरा तर्क है इसमें। इकोनॉमिक्स हमको कठिन क्यों लगती है? इकोनॉमिक्स हमें कठिन इसलिए लगती है कि इकोनॉमिक्स की जो चर्चा होती है वो आमतौर पे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण उसका ये है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आमतौर पे विद्यार्थियों को शुरुआत में पॉलिटी बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि पॉलिटी भी कठिन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पॉलिटी आसान है। आप यूपीएससी के पेपर देखिए, पॉलिटी में स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल। ये पूछेंगे संविधान में लिखा है कि नहीं, तो काफी अजीबोगरीब सवाल आते हैं। लेकिन तब भी पॉलिटी में हर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो आता है, क्योंकि हर घर में आपने प्रधानमंत्री कौन है, ये प्रधानमंत्री अच्छा है कि पिछला अच्छा था, ये मुख्यमंत्री अच्छा है कि पिछला अच्छा था, आपके यहां से विधायक कौन बन गया, सरपंच कौन बन गया, ये तो सुना होगा ना। ये चर्चा तो हर घर में होती है। तो पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हम बचपन से करते आए हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हमने हमेशा से करी है। भूगोल एक ऐसा विषय है कि भैया मॉनसून आता है, इस समय बारिश होती है, बारिश ज्यादा होने से बाढ़ आती है। ये मतलब बहुत संक्षिप्त तौर पर ही सही, लेकिन ये चर्चाएं हमारे घरों में आमतौर पे होती हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर कोई चर्चा हमने बचपन से नहीं सुनी, क्योंकि भारतीय परिवारों में आमतौर पे जब आप बच्चे होते हो तो घर का भी खर्च कैसे चलता है उसमें बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। जब मैं बच्चा था तो मेरे घर पे कितने पैसे मेरे पिताजी कमा के लाते थे, उसमें खर्चा कैसे होता था, बचत कैसे होती थी, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। बच्चों को ये सब नहीं बताया जाता। आमतौर पे भारतीय परिवारों में कल्चर होता है कि आप बच्चों से पैसे की बात नहीं करते, आप बच्चों को पैसे वैसे के बारे में नहीं सिखाते हो। ये सच्ची बात है। तो ये आप सबके साथ भी हुआ होगा, मैं मान के चलता हूं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो विषय है वो हमको कुछ खास आता नहीं। इसके अलावा अगर आप स्कूल लेवल पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10वीं क्लास तक क्या होता था, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान नाम का विषय होता था, सामाजिक शास्त्र जिसे हम कहते थे। इस सामाजिक शास्त्र में आपकी इतिहास होती थी, भूगोल होती थी, सिविक्स होती थी यानी कि पॉलिटी, और इकोनॉमिक्स होती थी। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत कम होता था। इकोनॉमिक्स जो है हार्डली 10 नंबर की आती थी 100 में से। तो बहुत ही एक स्कूल में भी आप देखेंगे, कम से कम मुझे अपने स्कूल का याद है कि हार्डली 15-20 क्लास इकोनॉमिक्स की हुई थी, बाकी जो है आपको ये सब चीजें पढ़ा दी गई। ठीक है, अब आपने 12वीं तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो अलग बात है। तो भाई क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में आमतौर पे ये चर्चाएं हम करते नहीं,
गंभीर चिंतन कभी हुआ नहीं, उसकी टेक्निक को हमने समझा नहीं। तो अब क्या है, इस कारण से इकोनॉमिक्स से हमारा परिचय बहुत कम है। दुर्भाग्यवश मैं ये भी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अच्छे कॉलेजेस में शिक्षक हैं। भारत में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला जो शिक्षकों का कैडर भी है, वो भी आमतौर पे आप ये देखेंगे बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग नहीं है। भारत में जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं भारतीय स्कूलों में, मैं सारे स्कूलों और कॉलेजों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश में उनको स्वयं को बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती नहीं है। वो बहुत अच्छे, बहुत उत्कृष्ट किस्म के टीचर होते नहीं हैं, और वो जो है बच्चों को आमतौर पे बोलते हैं, यार ये परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को रट लो, यही सब एग्जाम में लिख के आ जाना, इतना ही करना है बस। तो ये जो पैटर्न है ये हमारे को नुकसान पहुंचाता है। तो अब सवाल ये आता है कि यार इकोनॉमिक्स जो है इसका क्या किया जाए। देखिए, इकोनॉमिक्स सीखने में जब मैं P2I बैचेस में पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को यह कहता हूं कि आमतौर पे P2I बैच में जैसे मेरे पास 35 से 40 क्लास के आसपास होती है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं सबको यह कहता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है उसको सीखने की जो यात्रा है वो कुछ ऐसे है। जैसे आपने कभी चढ़ाई पर साइकिल चलाई है, तो या फिर आपने कभी पहाड़ पे अगर आप चढ़ाई करें तो आपको चढ़ाई में बड़ी मेहनत लगती है। जो ये चढ़ाई वाला पार्ट है ये तो बड़ा मेहनत लगता है भाई, इसमें तो आपको जो है सांस फूलेगा, पसीना आएगा, बहुत परिश्रम लगेगा। लेकिन एक बार आप यहां पर पहुंच गए, फिर बस सब सीधा मैदान है, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई? तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जो होती है वो इस चढ़ाई जैसी होती है शुरुआत में। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम में से ज्यादातर विद्यार्थी चढ़ना शुरू करते हैं, फिर यहां कहीं पर आकर छोड़ देते हैं कि अरे यार ये अपने से नहीं हो रहा, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं क्या बोलता हूं, कुछ दिन आप कंटिन्यू कीजिए, मेरी गारंटी है अगर आप कंटिन्यू करते करते यहां तक पहुंच गए मेरे साथ, उसके बाद मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे P2I बैच में आमतौर पे 15 क्लास होती हैं। ये मैं ये बोलता हूं, पहली 15 क्लास भाई मेहनत लगेगी, जटिल लगेंगी आपको। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा कि सब बहुत आसान लगेगा, पहली 15 क्लास जटिल लगेंगी। लेकिन अगर आपने 15 क्लास में आना मत छोड़ना। अगर 15 क्लास के बीच में छोड़ दिया फिर तो छूट गया। अगर आप 15 क्लास तक आते रह गए, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स इतनी आसान लगेगी आपको। और आप मेरे P2I के जो विद्यार्थी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं। P2I बैच जिन लोगों ने मेरे साथ किया है, अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई उनमें से मिल जाए तो आप पूछिएगा, वो इस बात का दावा करेंगे, वो इस बात की गवाही देंगे कि ये एकदम सही बात है। 15-16 क्लास तक चढ़ाई ऐसी लगती है, क्योंकि 15-16 क्लास तक क्या होता है, कॉन्सेप्ट आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, शब्दावली आती है, उसका मतलब हम समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है बेटा, वो एक विषय से ज्यादा एक सोचने का तरीका है। देखिए, यूपीएससी में भी अगर आप इकोनॉमिक्स के, इवन प्रीलिम्स में, चलिए मेंस में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं दावा करता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं, मैं बार बार ही कहता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं मेंस में उससे बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन प्रीलिम्स में चलिए सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन तब भी अगर आप मेंस का सिलेबस, अगर आप सिलेबस देखेंगे और आप अगर क्वेश्चंस देखें, इस साल 2024 में जो सवाल आए हैं अगर आप उनको देखें, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से ज्यादा इकोनॉमिक थिंकिंग की आवश्यकता है। अगर आर्थिक सोच आप में विकसित हो चुकी है तो फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कि यार इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना है। क्योंकि यार आरबीआई पूरे साल में हजारों सर्कुलर लाता है, सारे सर्कुलर आप नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आप लॉजिक, इकोनॉमिक थिंकिंग का लॉजिक लगाएंगे, ये लॉजिक आपको समझ में आना शुरू हो गया, तो आप ज्यादातर सवालों के उत्तर दे पाएंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि भाई इस बार ये सवाल आया था कि विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए कुछ भी पूंजी होने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई सोचो, लॉजिक क्या है कि सरकार हमेशा प्रेफर करती है कि देशी बैंकों को हम प्रेफर करें, ठीक है। विदेशी बैंकों पर तो ज्यादा कठिन शर्तें लगाएगी कि नहीं लगाएगी अपेक्षाकृत। जब हम अपने देश के बैंकों से कहते हैं कि पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तो विदेशी बैंकों के पास तो और ज्यादा होना चाहिए। उनको छूट क्यों देंगे यार हम? ये बात सही है कि नहीं है? तो अगर आपने ये लॉजिक लगाया होता तो निश्चित तौर पे आपको, भले ही आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आप ये टिक कराते, बात खत्म हो गई। ये लॉजिक है, ये इसे मैं इकोनॉमिक थिंकिंग कहता हूं। कि आपसे पूछा गया था कि भाई किन किन चीजों में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों में। मैं अपनी क्लास में हमेशा पढ़ाता हूं, सरकार क्या चाहती है कि आम जनता, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, क्योंकि इनसे आम जनता जुड़ी है, ये सबसे सुरक्षित रहें।
तो इनको सरकार ऐसी जगह निवेश करने पे एनकरेज करती है जहां पे पैसा डूबने का खतरा बहुत कम हो। अगर पेंशन फंड कहेगा मुझे स्टॉक्स में पैसा लगाना है, शेयर बाजार में, तो सरकार हो सकता है उसे रोके। लेकिन अगर वो कहेगा मुझे सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना है, सरकार कभी नहीं रोकेगी, क्योंकि वो पैसा डूब ही नहीं सकता। तो बस यही क्वेश्चन था। या आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कॉमन सेंस है, लॉजिक है। तो बेटा ये चीज जो है ये आपको सीखने की आवश्यकता है, और पहली 15-16 क्लासेस में आप यही सीखते हैं। तो P2I बैच में आपको हम यही सिखाते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक थिंकिंग, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो पढ़ाता ही नहीं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाता। हम क्या पढ़ाते हैं? आर्थिक सोच पढ़ाते हैं। हम आपको P2I बैच में आर्थिक तौर पर सोचना सिखाते हैं, एक इकोनॉमिक थिंकिंग आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल यह आता है, अगर आप P2I बैच से जुड़ रहे हैं तब तो आपको हम पढ़ाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप P2I बैच से नहीं भी जुड़ रहे हैं तो आप इस सोच का विकास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सहायता लगेगी। मैं आपसे कुछ आग्रह करूंगा। सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स समझने पड़ेंगे। उसके लिए YouTube पर मेरी सीरीज है, रमेश सिंह पुस्तक, मैंने पढ़ाई है काफी हद तक, पूरी नहीं है लेकिन तब भी काफी हद तक पढ़ाई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी किताबें आप पढ़ें या ना पढ़ें, इकोनॉमिक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाद में पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट मैं आग्रह यह करूंगा कि यूपीएससी की शुरुआत में एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की तो मत पढ़िए, बाद में पढ़िएगा। जब आपको सब्जेक्ट कर ले उसके बाद पढ़िएगा, जल्दी पढ़ पाएंगे। एक चीज जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोई सी भी एक पुस्तक खरीद लें, वो रमेश सिंह भी हो सकती है, संजीव वर्मा भी हो सकती है, कोई सी भी एक पुस्तक आप जरूर खरीदें, ठीक है। वो आप रेफरेंस बुक के, आप स्टडी आईक्यू की किताब भी खरीद सकते हैं, वो आप हमारे पोर्टल पे जाके एजे लाइव कोड लगा के आप स्टडी आईक्यू की भी खरीद सकते हैं। तो उसमें क्या है, कोई सी एक किताब को रेफरेंस बुक के तौर पे आप जरूर रखें, उससे आपको मदद मिलेगी इकोनॉमिक्स को सीखने में, ठीक है। वो रेफरेंस बुक के तौर पे आप जब लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, कहीं डाउट आए, कंफ्यूजन आए, तो हमेशा आप उस पर जा सकते हो। एक चीज मैं आपसे और आग्रह करूंगा, वो है इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी। इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी एक आती है, ये जो है आप एक खरीद लें, ज्यादा महंगी नहीं आएगी, ऑक्सफोर्ड वगैरह की होती है, 200-300 रुपए की होगी। ये इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी खरीदें। जैसे ही आपको कोई शब्द मिले जिसका तात्पर्य आपको पता नहीं है, उस डिक्शनरी में जाएं, इस शब्द का मतलब देखें, वो आपको समझा देता है कॉन्सेप्ट क्या है। शुरू में दिक्कत लगेगी कि यार हर चौथा वर्ड देखना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आना आसानी से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको करना यह होगा, कोई सा भी एक समाचार पत्र, कोई सा भी एक, आप हिंदू ले लें या कोई हिंदी का अखबार ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो आर्थिक पन्ना होता है उसको आप 15-20 मिनट रोज पढ़ना शुरू करें, ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट। यह मैं अपने P2I वाले छात्रों से भी करवाता हूं जबरदस्ती, कि आपको करना पड़ेगा, भले ही कुछ समझ में ना आए, भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा पहले दिन, कोई बात नहीं। आप जब 10 बार एक शब्द पढ़ लोगे तो अपने आप मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब, भाई होता है ना, आप जब, क्या होता है कि आप जब किसी दूसरे देश में जाके रहना शुरू करते हो या किसी दूसरे प्रदेश में रहना शुरू करते हो, तो शब्दों को सुन सुन के भी आप उनका मतलब समझने लगते हो, ठीक है। कोई शब्द कहां प्रयोग हो रहा है, ऐसे बार बार मान लो जीडीपी 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 लिखा आ रहा है, तो आपको पता भी नहीं है जीडीपी क्या है, तब भी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो जाएगा कि यार ये आय जैसी किसी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट आपको किसी समाचार पत्र के आर्थिक पन्ने पर गुजारना है। ये कुछ कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए। और मैं फिर से दावा कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स जो है आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मुश्किल ये केवल इस चढ़ाई वाले पीरियड में है। एक बार ये हो गया, इकोनॉमिक थिंकिंग आ गई, फिर तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा कि आप बिना ज्यादा रिवीजन किए 100% उसमें नंबर लेके आओगे, ये बिल्कुल तय है। आप शायद ही कोई प्रश्न इकोनॉमिक्स में गलत करके आओगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप करके आ जाओगे। तो यही बस मुझे आपको बताना था। तो भाई अर्थशास्त्र जो है लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन तब भी अगर आप उससे मित्रता करेंगे तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र इस एग्जाम में बन के आएगा, और प्री और मेंस दोनों में आपको बहुत अच्छे अंक ला कर देगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है तो आप P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 8 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 रुपए में जुड़ जाइए। इससे बेहतर बैच आपको नहीं मिलेगा, ऐसे ही मत लीजिए। सारे शिक्षकों के हमारे वीडियो YouTube पे हैं, वो देखिए। अच्छा लग रहा है, लगता है कि बहुत शानदार पढ़ाया है सबने, तो इस बैच को ले लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। चलिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।